जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस से पहले अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है, भले कुछ घंटे आपके एग्जाम में बचे हों या कुछ दिन आपके एग्जाम में बचे हों, मैं आपके लिए एक ऐसा रामबाण इलाज लेकर आया हूं, एक ऐसी रामबाण वीडियो लेकर आया हूं साथियों आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिन सवालों को अगर आप देख लेते हैं जो कि इस वीडियो में आपको दिखाए जाएंगे और आपको बताए जाएंगे, तो मेरा मानना है कि इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। इसमें सबसे पहले जीएस के आप वैसे ही तकरीबन लगभग सवाल देखेंगे जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आप देखेंगे जैसे जिस पैटर्न पर, जिस लेवल पर आधारित आपके एग्जाम में आएंगे वैसे क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे और मैथ के भी क्वेश्चन होंगे। यानी कि ये एकमात्र वीडियो आपको साथियों उस मुकाम पर पहुंचा देगी जिस मुकाम पर जाने से साथियों सिलेक्शन होता है। तो क्लास को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपको बहुत सारी इतनी नॉलेज मिलेगी कि उसके लिए साथियों एग्जाम आपका क्रैक करना काफी हो जाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, बताइए सही जवाब क्या है कि विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है साथियों? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, जिनका भी आंसर यहां पर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, पुरंदर दास को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों पुरंदर दास की, तो ये कर्नाटक संगीत के जनक हैं। तो सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कर्नाटक संगीत का जनक किन्हें कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, नाटी एक लोकप्रिय नृत्य शैली है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है साथियों एक लोक नृत्य नाटी जिसका नाम है। ठीक है ना। ये सभी साथियों वही सवाल हैं जो लगभग आप अपने एग्जाम में साथियों देखेंगे। ठीक है ना। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मैं कहूंगा रूस के संविधान से ली गई है। यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा है यह किस देश के संविधान से ली गई है? पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो रूस के संविधान से ली गई है। उसके बाद देखिए साथियों, बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न होते हैं ना, त्रिरत्न, इनका क्या अर्थ होता है साथियों? तो देखिए, इनकी अगर बात करें बुद्ध, धम्म और एक तरीके से क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कहां पर ऐसा लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि प्लासी का युद्ध साथियों किसने जीता था? तो प्लासी का युद्ध किसने जीता था? रॉबर्ट क्लाइव ने जीता था। किसने जीता था साथियों? रॉबर्ट क्लाइव ने जीता था। उसके बाद देखिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये कहां पर है? उत्तरकाशी में, माउंट आबू में, धर्मशाला में या साथियों ऊटी में? तो मैं कहूंगा साथियों ये कहां पर है? ये उत्तरकाशी में। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक तरीके से किससे संबंधित है, यानी कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 5 है पुलित्जर और 5 है पत्रकारिता, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये किससे जुड़े हुए हैं मुझे बताइए? तो ये शहनाई वादक हैं। क्या ये शहनाई से जुड़े हैं? तो ये शहनाई बजाते हैं, ये शहनाई वादक हैं। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि चिल्का झील साथियों भारत के किस राज्य में है मुझे बताइए? तो अगर बात करें साथियों चिल्का झील साथियों कहां पर है, अगर आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ओडिशा में। ये कहां पर है चिल्का झील? ओडिशा में है। राइट आंसर आपका जाएगा। देखिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? आपको बताना है साथियों कौन सा मौलिक अधिकार है मुझे बताइए। देखिए, मौलिक कर्तव्यों का अधिकार क्या ये मौलिक अधिकार है? तो मैं कहूंगा नहीं। चुनाव का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? तो नहीं। सूचना का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? नहीं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? मैं कहूंगा बिल्कुल। यानी कि सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रदर्शन श्रेणी गुरु केलुचरण महापात्र और गुरु के केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान से संबंधित है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, ओडिसी नृत्य और संगीत की बात चल रही है। अगला सवाल देखिए कि डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली मिसाइल का नाम क्या था मुझे बताइए? तो डीआरडीओ के द्वारा जो पहली मिसाइल थी इसका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे पृथ्वी था, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद देखिए, बिरहोर नृत्य, कौन से नृत्य की बात चल रही साथियों? बिरहोर नृत्य ये कहां के आदिवासी लोक नृत्य है मुझे बताइए? तो ये झारखंड में किया जाता है। क्या अगर इस नृत्य की बात करें कि बिरहोर नृत्य कहां का लोक नृत्य है, तो ये झारखंड का साथियों लोक नृत्य है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान की अगर बात करें सभी अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 21 जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों अनुच्छेद 21 में किस बात का जिक्र किया गया है। क्या साथियों यहाँ पर बात करें मत देने के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो नहीं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की बात की गई है। कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21 में। साथियों ये सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो आपको जो बोल रहा हूं वो आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होता जा रहा है। भले आपको ना पता चल रहा हो कि ये आपके जहन में कहीं पर जा रहा है या नहीं जा रहा। मैं कहूंगा साथियों जैसे कि स्टोरेज होता है ना, स्टोरेज सब कुछ स्टोर होता रहता है फोन में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रही हैं, बस आपको ध्यान से देखते जाना है, ध्यान से सुनते जाना है। आपको ये कैसे पूरा मॉडल पेपर तैयार हो जाएगा, मैं कहूंगा याद हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो रजमनामा के रूप में यानी कि किसको फारसी में रजमनामा के रूप में अनुवादित किया गया था? तो किसको किया गया था साथियों? महाभारत को किया गया था, यानी कि महाभारत को फारसी भाषा में रजमनामा के रूप में अनुवादित किया गया था। यानी कि महाभारत को जब फारसी भाषा में लिखा गया ना तो उसका नाम महाभारत नहीं रखा गया, रजमनामा उसका नाम रखा गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारत में जनगणना अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है या 1948 के प्रावधानों के तहत या 55 या 52 क्या होगा? तो अगर बात करें साथियों यहां पर 1948 आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों? 1948 आना चाहिए। यह सवाल, इसका जवाब आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? कैलाश मंदिर की बात चल रही है। कैलाश मंदिर एलोरा में साथियों जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले किस पर अपनी राजधानी बनाई थी? तो किस पर अपनी राजधानी बनाई थी? एहोल पर अपनी राजधानी बनाई थी। आप लोग साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे ये रहा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों परम आदेश की रिट क्या करती है? ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है, छोटा सा सवाल है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको साथियों क्या बताना है मुझे बताइए। चलिए देखिए किसी व्यक्ति को कानूनी कर्तव्य पालन करने का आदेश देती है, ठीक है ना। ये किसी व्यक्ति को कानून कर्तव्य बंद करने का आदेश देती है? नहीं साथियों। किसी व्यक्ति को किसी मामले में उच्च अधिकारी को स्थानांतरित करने का आदेश देती है? नहीं। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश देती है? नहीं साथियों। मैं कहूंगा परम आदेश रिट किसी व्यक्ति को कानूनी कर्तव्य का पालन करने का आदेश देती है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित विकल्प व्यक्तित्व में से भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक, यानी कि डायरेक्ट आपसे साथियों पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक कौन है? तो आपको किनका नाम बताना है? प्रेरणा श्रीमाली का नाम आपको बता देना है जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक कौन है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में नमी अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो नमी अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1951 में जोड़ा गया था। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों यहां पर आपके कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। साथियों आपको भी पता है कि आपके इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने साथियों? इंग्लिश के सेक्शन में पूरे 25 के 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन साथियों? 25 के 25 क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में यहां पर भी 25 के 25 साथियों वैसे ही उसी टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना साथियों। तो बहुत अच्छे तरीके से इन सभी सवालों को देखिएगा, सवाल आपके ऐसे ही आएंगे। देखिए यहां पर सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि गिवन वर्ड यानी कि जो यहां पर वर्ड एक दे रखा है हम्बल, इसका आपको बताना है साथियों सिनोनिम। सिनोनिम की अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब होता है सेम मीनिंग। इसका मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग होता है। तो हम्बल की अगर बात करें, हम्बल का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई बहुत साथियों एक तरीके से हम्बल व्यक्ति नहीं होता है, कहते हैं साथियों बहुत मतलब बहुत नरम दिल से बोलता है या बहुत दयालु होता है साथियों, तो उसको कहा जाता है भाई वो तो बहुत हम्बल है, नम्र है, एक तरीके से कहते हैं जिसको। तो आपको बताने कि म्यूट ये हम्बल का सिनोनिम होगा, क्योंकि म्यूट का मतलब तो होता है बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, और र्यूड का मतलब होता है साथियों जो मतलब बिल्कुल बेहुदा होता है, र्यूड कहते हैं, और लाउड का मतलब होता है तारीफ, तो ये भी नहीं होगा। मीक की जब हम बात करते हैं, मीक का मतलब भी साथियों वही होता है जो हम्बल का मतलब होता है। तो मैं कहूंगा मीक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ठीक है ना, हम्बल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, मीक हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम की अगर बात करें, इडियम का मतलब होता है साथियों मुहावरा, यानी कि आपको एक मुहावरा दिया गया, ये मुहावरा दिया गया कीप इन टच, आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आखिर कीप इन टच
टच का मतलब क्या होता है? देखिए, हम कह सकते हैं साथियों, किसी से अगर हम संपर्क बनाए रख रहे हैं, ठीक है ना, किसी से अगर हम कांटेक्ट बनाए रख रहे हैं, संपर्क बनाए रखना या किसी से कांटेक्ट बनाए रखना साथियों क्या कहलाया जाता है? कहलाया जाता है कीप इन टच। आपको बताना इसका मतलब क्या होगा? बी सिंसियर होगा? नहीं। सर्च क्लोजली होगा? नहीं। मेंटेन कांटेक्ट होगा? देखिए, मेंटेन कांटेक्ट का मतलब पता क्या हुआ कि कांटेक्ट बनाए रखना, यानी कि संपर्क बनाए रखना। तो मैं कहूंगा कीप इन टच। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मेंटेन कांटेक्ट हो जाएगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक पूरा सेंटेंस आपको दिया गया होगा, उसका जवाब आपसे मांगा जा रहा है वन वर्ड में, एक शब्द में। यानी कि देखिए, गिविंग ऑर्डर इन ए मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल। तो आपको बताने साथियों इसका मतलब एक था, मतलब इसको वन वर्ड में अगर कहेंगे ना तो क्या कहेंगे मुझे बताइए। चलिए, गिविंग ऑर्डर इन ए मैनर, मैनर में एक ऑर्डर दिया गया दैट परमिट नो रिफ्यूजल, यानी कि उसको रिफ्यूजल करने की परमिट नहीं है आपको, तो वो क्या कहलाई जाएगी? एक तरीके से तानाशाही ही तो कहलाई जाएगी। मतलब एक ऐसी चीज जिसको नकार नहीं सकते आप, वो तानाशाही कहलाई जाएगी। तानाशाही को इंग्लिश में कहा जाता है डिक्टेटोरियल। क्या कहा जाता है साथियों? डिक्टेटोरियल कहा जाता है। ये बात आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको बताने कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट वर्ड है, ठीक है, किसकी स्पेलिंग सही नहीं लिखी है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, फेटल लिखा हुआ, फेटल का मतलब क्या होता है? फेटल का मतलब होता है साथियों घातक। उसके बाद टैकल की अगर बात करें, देखिए टैकल की स्पेलिंग यहां पर सही नहीं, क्या होना चाहिए? TA क्या होना चाहिए साथियों? TACKLE होना चाहिए। और टैकल की बात करें साथियों, टैकल का मतलब क्या होता है? टैकल का मतलब होता है उलझना। टैकल का मतलब क्या होता है? टैकल का मतलब उलझना होता है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, ब्रूटल लिखा हुआ है, ब्रूटल का मतलब क्या होता है? क्रूर होता है। ब्रूटल का मतलब क्या हो जाएगा? क्रूर हो जाएगा। और मेटल का मतलब आप सभी को पता है साथियों, धातु होता है। तो यहां पर इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसके भी बिल्कुल सही है, इसकी भी सही है। गलत किसकी स्पेलिंग है? ऑप्शन नंबर बी वाले की। और इसकी स्पेलिंग सही क्या होगी वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपको लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन ए लॉन्ग विद ट्रैवल आवर फ्रेंड्स, पैसेज आवर फ्रेंड्स, विजिट आवर फ्रेंड्स या ड्राइव आवर फ्रेंड्स। तो खाली जगह में साथियों यहां पर क्या आना चाहिए मुझे बताएं। और एक दिक्कत यहां पर है, यहां पर साथियों नहीं आएगी ये खाली जगह यहां पर आना चाहिए। तो अब मुझे बताइए साथियों क्या कहते हैं? वी हैव डिसाइड, हमने निश्चय कर लिया है जाने का लॉन्ग ड्राइव पर, या लॉन्ग ट्रेवल नहीं होता है, पैसेज नहीं, लॉन्ग ड्राइव होता है भाई, लॉन्ग ड्राइव होता है। तो यहां पर साथियों ड्राइव आया जाएगा, ड्राइव विद आवर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों मैं आपको पूरी जान लगा के पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि साथियों कम मेहनत से आपका सिलेक्शन हो जाए, कम पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपका कर्तव्य नहीं बनता कि साथियों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। तो जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया गया, एक लाइक का बटन दबाने से कुछ नहीं होता, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन साथियों हमें बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा, क्योंकि यही मोटिवेशन तो हमें चाहिए होता है साथियों इसी प्रकार की और वीडियोस बनाने के लिए। अब अगली वीडियोस जो मैं बनाऊंगा ना वो साथियों बहुत पूरे मोटिवेशन के साथ बनाना चाहता हूं, लेकिन हर एक देखिए हर एक चीज को चलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल, हर एक चीज चलने के लिए, ठीक है। गैस सिलेंडर की अगर सिलेंडर में गैस नहीं है तो गैस कैसे जलेगी साथियों, कैसे एलपीजी उसमें से निकलेगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी जोश एनर्जी से आपको पढ़ाऊं तो साथियों चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी साथियों लाइक कर दीजिए, क्योंकि हजारों सिलेक्शन दिलाने के बाद अब अगला नंबर साथियों आपका है, ये समझ लीजिए। खैर अगला सवाल देखिए, मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, यानी कि मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। टू बियर फ्रूट, अब टू बियर फ्रूट इस मुहावरे का मतलब आपको बताना है। तो पहले तो साथियों आपको यह मालूम होना चाहिए टू बियर फ्रूट का मतलब क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपने कोई काम किया, क्या आपने कोई काम किया, अब उसके दो रिजल्ट आ सकते हैं, उसके दो परिणाम आ सकते हैं। एक तो साथियों आप अगर अच्छे तरीके से वो काम हो जाता है तो आप उस काम में सक्सेस पालोगे, यानी कि वो सकारात्मक परिणाम कहलाएगा। क्या?
सकारात्मक वो परिणाम उसका आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें साथियों वो काम आप उस काम में असफल हो गए तो वो नकारात्मक कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो मैं कहूंगा टू बियर फ्रूट का मतलब होता है सकारात्मक परिणाम। अब आपको बताना है कि सकारात्मक परिणाम कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, ये तो भैया हो गया सत्य को स्वीकार करना, ये थोड़ी ना होगा सकारात्मक परिणाम। टू बी क्रिएटिव मतलब क्रिएटिव बनो, ये भी नहीं होगा। प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट, सकारात्मक रिजल्ट प्रोड्यूस करो, तो मैं कहूंगा साथियों ये इसका आंसर हो जाएगा टू बियर फ्रूट का, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको यहां पर सिनोनिम बताना है। किसका सिनोनिम बताना है साथियों? अट्रैक्ट वर्ड का आपको सिनोनिम यहां पर बताना है। अब देखिए सबसे पहले अगर बात करें अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। आप जैसे कि मान लीजिए कोई अच्छी चीज देखते हैं तो आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि आप उससे साथियों आकर्षित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि किस वर्ड का मतलब यहां पर आकर्षित होता है। रिपेल शब्द की जब हम बात करते हैं तो रिपेल का मतलब साथियों क्या होता है? रिपेल का मतलब पीछे हटाना होता है। तो ये तो बिल्कुल भी साथियों ठीक है, ये तो बिल्कुल भी इसका क्या सिनोनिम नहीं हो सकता। डिस्कस्ट की अगर बात करें, कहते नहीं भाई बड़ा डिस्कस्टिंग है, यानी कि घृणात्मक है। डिस्कस्ट का मतलब होता है साथियों घृणा, तो ये भी इसका क्या नहीं हो सकता, ये भी इसका साथियों सिनोनिम नहीं हो सकता। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, क्या? प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। और इंटाइज की अगर बात करते हैं साथियों, इंटाइज का मतलब होता है लुभाना। देखिए आकर्षित करना, किसी को आकर्षित करना कहो या किसी को लुभाना कहो, बात तो एक ही है। तो मैं कहूंगा अट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि अट्रैक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटाइज हो जाएगा, इंटाइज हो जाएगा। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, बताइए सही जवाब क्या होगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कौन से वर्ड की स्पेलिंग यहां पर बिल्कुल सही लिखी हुई है, बताइए। देखिए मैकेनिज्म यहां पर लिखा हुआ है, ये भी गलत है। मैकेनिज्म की स्पेलिंग ये भी गलत है साथियों। मैकेनिज्म कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए ऑकवर्ड यहां पर लिखा हुआ है। क्या वर्ड लिखा हुआ? आपने भी बहुत बोलते होगे, आप भी बहुत सुनते होगे ऑकवर्ड वर्ड। तो ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए कुछ चीजें देखकर हम कभी कभी कहते हैं ना कि कितनी अजीब लग रही है, भाई कितना अजीब यहां पर लग रहा है। किसी जगह पर जाते हैं तो कहते हैं कितना अजीब यहां पर लग रहा है, बेकार लग रहा है, यहां पर अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो अजीब कहते हैं ऑकवर्ड को। तो अब आपको बताना है इसका एंटोनिम क्या होगा। देखिए बल्कि की जब हम बात करते हैं, बल्कि का मतलब होता है बड़ा, बल्क में लेना, किसी चीज को ज्यादा मात्रा में लेना, ठीक है ना। उसके अलावा अनईजी भी नहीं होगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं, देखिए ग्रेसफुल की अगर बात करें, ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? ग्रेसफुल का मतलब होता है, मैं कह सकता हूं सुंदर। ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर, यानी कि कहीं पर अगर आप जाओ वहां पर आपको अच्छा ना लगे तो आप कहोगे अजीब लग रहा है, और कहीं पर आप जाओ आपको अच्छा लगे तो आपको बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कहोगे आप क्या कि ऑकवर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्रेसफुल हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि यहां पर आपको एक वर्ड साथियों दे रखा है कैप्टिविटी। क्या लिखा हुआ है साथियों? कैप्टिविटी लिखा हुआ है। कैप्टिविटी का आपको क्या बताना है? आपको साथियों एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है, मैं कहूंगा साथियों गुलामी, इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग साथियों गुलामी कह सकते हैं, गुलामी नहीं गुलामी कह सकते हैं। तो यानी कि अगर बात करते हैं तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा, ठीक है ना। या उसके अलावा साथियों फ्रीडम हो जाएगा। बिल्कुल साथियों फ्रीडम की अगर बात करते हैं, फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। तो गुलामी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? आजादी हो जाएगा। और आजादी को क्या कहा जाता है? फ्रीडम कहा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, अब आपको बताना है साथियों यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है? आपको बताना है स्टडी ऑफ डिसीजेस का। तो स्टडी ऑफ डिसीजेस का साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहले अगर बात करें स्टडी ऑफ डिसीजेस का मतलब क्या होता है साथियों? रोग निदान। क्या इसका मतलब क्या होता है साथियों? रोग निदान इसका मतलब होता है। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि रोगों का अध्ययन करना, बीमारियों का अध्ययन करना, ये भी कहा जाता है और रोग निदान भी कहा जाता है। तो आपको साथियों ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है जिसका मतलब होता है रोग निदान? मुझे बताइए। क्या टेलीपैथी को कहते हैं साथियों? नहीं। अगर बात करें पैथोलॉजी, बिल्कुल साथियों ये शब्द आपने सुना होगा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है रोग निदान। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको बताना है साथियों एगल आई, इसका मतलब क्या हुआ? इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। देखिए चौकन्ना रहना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा साथियों चौकन्ना रहना। क्या चौकन्ना रहना इसका मतलब हो जाएगा? तो आपसे पूछा जा रहा है कि अब ऑप्शन देखकर बताइए कि किसका इंग्लिश में मतलब होता है चौकन्ना रहना। एन आई फुल ऑफ क्यूरियोसिटी? नहीं।
क्यूरियोसिटी नहीं, एन आई विद शार्प विजुअल पावर, बिल्कुल साथियों शार्प, उसके पास शार्प विजुअल पावर हो साथियों आंख में। तो मैं कहूंगा ये आपका क्या होगा, ये आपका इसका मीनिंग हो जाएगा, और मीनिंग हो जाएगा तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब आपको साथियों यहाँ पर खाली जगह में बताना है कौन सा वर्ड आएगा। देखिए साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि आपके जीएस के 25 सवाल आएंगे और आपके इंग्लिश के कितने सवाल आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, और ये पूरा साथियों 50 क्वेश्चन ये आपके साथियों मेरिट को डिसाइड करेंगे। तो आपके लिए इंग्लिश का इस बार बहुत बड़ा एक अहम रोल है। अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो डेली साथियों एक मॉडल पेपर होता है इस चैनल पर टारगेट सिलेक्शन पर, अगर आप डेली उस मॉडल पेपर को लेंगे, क्योंकि उस मॉडल पेपर में साथियों 25 क्वेश्चन जीएस के प्लस करंट अफेयर के, उसके अलावा 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि एक ही क्लास में पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे तरीके से आप अपना सिलेक्शन साथियों लें तो ये क्लास आपकी बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। डेली मैं कराता हूं, डेली आप लोग के साथियों इन सभी क्लासेस को लिया करिए। देखिए अब अगर यहां पर साथियों बात करें कि फ्रेंडशिप इंक्रीज हैप्पीनेस एंड माइजरी, तो मैं कहूंगा साथियों देखिए अगर यहां पर साथियों बात करते हैं, देखिए माइजरी का मतलब क्या होता है साथियों, कष्ट हम लोग कह सकते हैं, और हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, खुशी हम लोग कह सकते हैं। तो जो फ्रेंडशिप होती है ये बढ़ाती है हैप्पीनेस, यानी कि हैप्पीनेस को तो बढ़ाती है लेकिन कष्ट को भी बढ़ाती है साथियों, नहीं मैं कहूंगा कष्ट को घटाती है या कष्ट को कम करती है। तो यहां पर साथियों क्या आना चाहिए साथियों, डिमिनिशेस आना चाहिए, क्योंकि डिमिनिशेस का मतलब क्या होता है साथियों, कम करना, क्या इसका मतलब होता है कम करना। तो मैं कह सकता हूं फ्रेंडशिप इंक्रीज करती है हैप्पीनेस को, लेकिन माइजरी को यानी कि कष्टों को साथियों कम करती है, यानी कि डिमिनिशेस करती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है सिनोनिम क्या होगा, किसका, डेलिब्रेट का। तो डेलिब्रेट की अगर बात करें साथियों, डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, डेलिब्रेट का मतलब होता है साथियों जानबूझकर। क्या, मान लीजिए आपने कोई काम किया जानबूझकर, आपने कोई काम किया जानबूझकर, यानी कि डेलिब्रेट तरीके से आपने काम किया जानबूझकर, तो आपको बताना है इसका सिनोनिम क्या होगा, यानी कि सेम मीनिंग क्या होगा, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों डिजास्टरस, डिजास्टरस लिखा हुआ है, डिजास्टरस का मतलब होता है विनाशकारी। अरे भाई बड़ा खतरनाक है क्या, तो विनाशकारी तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर बात करते हैं अनप्लान्ड, देखिए अगर कोई काम योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, ठीक है ना, या कोई काम एक तरीके से जानबूझकर किया जाता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं प्लान, ये एक प्लानिंग की गई है, ये एक प्लान्ड है। लेकिन जब कोई काम प्लानिंग के साथ नहीं की जाती तो उसको कहा जाता है अनप्लान्ड, तो ये भी सिनोनिम नहीं हो सकता। प्लान की अगर बात करते हैं साथियों, प्लान का मतलब क्या होता है आप भी जानते हैं। देखिए प्लान का मतलब होता है सोच समझकर कोई काम करना, या कह सकते हैं जानबूझकर कोई काम करना। तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं जो इसका सबसे सटीक सिनोनिम बन रहा है वो यही प्लान बन रहा है, क्योंकि एक्सीडेंटल भी आपका इसका सिनोनिम नहीं होगा, एक्सीडेंटल कोई जानबूझकर थोड़ी ना किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। ही वॉज टू टाइड फॉर वॉकिंग एनीमोर। देखिए यहां पर अंडरलाइन की अगर बात करें ना तो अंडरलाइन साथियों यहां पर आपकी है, ठीक है ना, अंडरलाइन कहां पर है, यहां पर आपकी, क्योंकि कहा गया यहां पर। अब आपको बताने कि इसकी जगह पर ये क्या सही है, अगर ये सही है तो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर ये आंसर होगा, लेकिन अगर ये सही नहीं है तो इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, बी वाला, सी वाला, मुझे बताइए। देखिए ही वॉज टू टायर्ड फॉर वॉकिंग एनीमोर, ये नहीं होना चाहिए। देखिए वॉकिंग नहीं आना चाहिए, यहां पर वॉक आना चाहिए। तो टू टाई टू वॉक, और एक तरीके से बात करें फॉर भी नहीं आना चाहिए साथियों, टू आना चाहिए। तो टू टाई टू वॉक कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक एनीमोर। उसके बाद देखिए अब फिर से खाली जगह में आपको बताने के यहां पर कौन सा वर्ड आएगा। दिस इज द फाइनेस्ट क्लॉक दैट आई हैव एवर सीन, या प्योरेस्ट क्लॉक, या टेस्टेस्ट क्लॉक, या साथियों शार्पेस्ट क्लॉक। तो यहां पर साथियों कौन सा ऑप्शन आएगा, फाइनेस्ट क्लॉक यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। फाइनेस्ट का मतलब क्या होता है, बेहतरीन। फाइनेस्ट का मतलब क्या होता है साथियों, बेहतरीन इसका मतलब होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि एक जो आपका सेंटेंस होगा ना उस सेंटेंस को आपको जवाब देना है वन वर्ड में। चलिए तो लिखा हुआ है साथियों, डिसीज दैट स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच एंड कॉन्टैक्ट, यानी कि जो डिसीजेस, जो बीमारियां फैलती हैं फिजिकल टच से
ठीक है ना, या कांटेक्ट में आने से फैलती हैं, उनको क्या कहा जाता है? या आपसे इतनी सी बात यहाँ पर पूछी जा रही। देखिए जो बीमारियां ऐसे हो तो उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं संक्रामक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रामक कहा जाता है कि भैया अगर टच में आ गए या कांटेक्ट में आ गए तो संक्रामक फैल जाएगा। और अब आपको सिर्फ इतना बताने कि इनमें से कौन सा वर्ड होगा संक्रामक का इंग्लिश मीनिंग। चलिए, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए साथियों, अगर बात करते हैं यहां पर हम लोग, देखिए कॉन्टेजियस की, कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है? संक्रामक इसका मतलब होता है। तो मैं कहूंगा डिसीज दैट स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच एंड कांटेक्ट, यानी कि उसको क्या कहा जाएगा? कॉन्टेजियस ही कहा जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताने कि इसमें से कौन सा वर्ड आपको साथियों गलत लग रहा है, मुझे बताइए। देखिए फास्टन की अगर बात करें तो फास्टन का मतलब क्या होता है साथियों? मैं आपको बता देता हूं, फास्टन की जब हम साथियों बात करते हैं, फास्टन का मतलब होता है बांधना। किसी भी चीज को अगर बांधना है यानी कि उसको फास्टन करना है, ठीक है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पर बिजनेस लिखा है, बिजनेस कोई वर्ड होता ही नहीं है साथियों, क्या होता है? बिजनेस होता है। क्या होता है साथियों? बिजनेस होता है। तो बिजनेस मतलब क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा, आप भी जानते हैं। और बिजनेस की स्पेलिंग जो मैंने लिखी है ना, ये सही होगी, ये आपकी गलत हो जाएगी। तो गलत हो जाएगी, तो यही तो आपसे पूछा गया था कि गलत कौन से वर्ड की स्पेलिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले गलत स्पेलिंग है। मैं कहूंगा अगर यहां पर साथियों बात करते इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब क्या होता है? एक तरीके से डेवलपमेंट होना, ठीक है ना, यानी कि विकसित होना। अगर हम बात करें प्लंज की बात करें साथियों, तो डुबकी, क्या इसको कहते हैं साथियों? डुबकी मारना, प्लंज को। खैर अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि इन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। बताइए, इसका आपको वन वर्ड में आंसर देना है साथियों, क्या होगा मुझे बताइए। देखिए एक ऐसा आप इमेजिनरी प्लेस बनाएं अपने माइंड में जहां पर सब कुछ परफेक्ट हो, जहां पर कोई कमी आप ना निकाल सके, तो उसको क्या कहा जाएगा साथियों? उसको क्या यहां पर आर्केडिया कहा जाएगा? क्या उसको देहाती कहा जाएगा? तो मैं कहूंगा देहाती में तो भाई आप जाओगे तो बहुत कमियां निकाल दोगे आप, ठीक है ना। या उसको साथियों एलिसियम कहा जाएगा। एलिसियम की बात करें साथियों, जहां पर मतलब एक तरीके से आनंद धाम, ठीक है ना, आनंद धाम भी जहां पर एक तरीके से थोड़ा मौज मस्ती हो, तो दिक्कत आप वहां भी लगा देंगे। यूटोपिया की जब हम बात करते हैं, यूटोपिया का मतलब क्या होता है साथियों? आदर्श लोक होता है। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? आदर्श लोक होता है, यानी कि आप एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो आपका एक तरीके से आइडियल है, जगह जो आपका आदर्श है। तो आप ऐसी जगह पर दिक्कत कोई नहीं निकाल पाओगे, कोई अशुद्धि, कोई समस्या नहीं निकाल पाओगे साथियों, जो आपकी आदर्श जगह होगी। मैं कहूंगा यूटोपिया आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और जिनका आंसर यहां पर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताने फिर से, नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। तो यहां पर अगर बात करें नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, मुझे बताइए क्या आपका साथियों यहां पर सही जवाब होगा। देखिए नेचुरल स्किल यानी कि आपके अंदर एक ऐसा कौशल है जो कुछ भी आप काम करो तो उसको आप हमेशा अपनाते हो, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हो, तो अगर आप अपनी राइट हैंड का इस्तेमाल करते हो, या कोई चीज आप इधर बढ़ा रहे हो तो आप अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करते हो, तो वो आपकी क्या है? वो आपकी साथियों एक आदत है। मान लीजिए आपको अगर कोई बुलाता है, ठीक है ना, तो आप कैसे देखते हो? आप राइट तरफ अपनी गर्दन मुड़ाकर देखते हो, तो वो क्या है? वो आपकी साथियों आदत है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर कुछ भी ऐसे करके कह सकते हैं, तो हम इसको नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, इसको हम लोग आदत कह सकते हैं। तो सेंस क्या कहेंगे? सेंस का मतलब तो आदत नहीं होगा। पैशन मतलब उत्साह होता है, ये भी नहीं हो सकता। अवेयरनेस मतलब जानकारी होती है। लेकिन नैक की अगर बात करें, नैक का मतलब होता है हैबिट, नैक का मतलब होता है आदत, यानी कि नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, यानी कि नैक आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ए पर्सन, क्या? ए पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व क्राइम्स, यानी कि एक ऐसा बंदा जो इन्वेस्टिगेशन करता हो, जांचता हो और उसको सुलझाता हो, उस अपराध को एक तरीके से उसको सॉल्व करता हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको साथियों इन्वेंटर कहेंगे। इन्वेंटर मतलब होता है आविष्कारक, तो आविष्कारक थोड़ी ना कहेंगे साथियों। एक्सप्लोरर उसको कहेंगे साथियों, खोज करने वाला कहेंगे नहीं साथियों, ठीक है ना। उसको डिटेक्टिव कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा साथियों? डिटेक्टिव, यानी कि उसको जासूस कहा जाएगा। तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डिटेक्टिव होगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए ये क्या लिखा हुआ है साथियों? इन्विजिलेटर लिखा हुआ है। तो इन्विजिलेटर की अगर बात करें, इसका मतलब होता है साथियों निरीक्षक, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपको यहां पर लिखा हुआ है साथियों मोनोटोनस। मोनोटोनस का आपसे एंटोनिम यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों, देखिए मोनोटोनस की जब हम बात करते हैं ना,
इसका एंटोनिम्स की अगर बात करें, इसका एंटोनिम साथियों क्या हो सकता है मुझे बताइए। जैसे कि मान लीजिए मोनोटोनस, मान लीजिए जैसे कि अगर कोई आपसे मिलता है तो वो एक ही तरीके की बातें करता है, एक ही फील्ड की बात करता है, लेकिन आपसे तो आप क्या हो जाते हो, आप ऊब जाते हो ना। मतलब कोई एक ही हमेशा एक ही टाइप की बातें करेगी। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो कभी भाई इस फील्ड की बात करता है, कभी क्रिएटिव बात करता है, कभी कैसी, तो आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे ना, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कोई एक सा, मतलब हमेशा एक सा, या हम कहेंगे से अलग अलग, ठीक है ना, क्या कहेंगे अलग अलग, तो यहाँ पर आपका वेराइड, यहाँ पर आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोनोटोनस का एंटोनिम क्या होगा, वेराइड हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि रेलिएबल का आपको बताना है कि यहाँ पर साथियों सिनोनिम क्या हो पाएगा। रेलिएबल की अगर बात करते हैं, जैसे कि आप हमारे भरोसेमंद बच्चे हो, क्या हो, आप हमारे साथियों भरोसेमंद बच्चे हो, तो आप क्या हो साथियों, हमारे लिए रेलिएबल हो। अब आपको बताने कि इसका सेम मीनिंग साथियों क्या हो पाएगा, बताइए। तो रेलिएबल को यानी कि भरोसेमंद को क्या ट्रस्टेड कह सकते हैं, क्या इंटेलिजेंट कह सकते हैं, क्या फॉर्चुनेट कह सकते हैं, क्या वेल्दी कह सकते हैं, मुझे बताइए। वेल्दी की बात करते हैं साथियों, वेल्दी का मतलब होता है धनी। फॉर्चुनेट की बात करते हैं साथियों, भाग्यशील इसको हम लोग कहते हैं, जो बड़ा किस्मत वाला होता है, ठीक है ना, जो बड़ा किस्मत वाला होता है। इंटेलिजेंट साथियों आप सभी लोग जानते हैं, बुद्धिमान इसको कहते हैं। ट्रस्टेड उसको हम लोग कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि आशा हैज प्रोड्यूस्ड द हाउस ब्यूटीफुल्ली फॉर द पार्टी, ये आना चाहिए, या प्लान्ड आना चाहिए, या डेकोरेटेड आना चाहिए, या इंप्रूव्ड आना चाहिए, मुझे बताइए। देखिए आशा हैज डेकोरेटेड द हाउस, आशा अपना घर सजा चुकी है ब्यूटीफुल्ली फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए, तो यहां पर डेकोरेटेड आएगा, प्रोड्यूस्ड थोड़ी ना आएगा ना, प्लान्ड आएगा। तो मैं कहूंगा सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, यानी कि एक सेंटेंस है वो 4 भागों में बटा है। देयर डॉग इज, अब यहां पर एक सेगमेंट हो गया, मोर बेटर हो गया, ट्रेंड देन हो गया, अवर डॉग। अब आपको बताना है कि यहां पर दिक्कत कहां पर है साथियों, मुझे बताइए। चलिए देखिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देयर डॉग इज मोर बेटर ट्रेंड देन आवर डॉग, तो मैं कहूंगा यहां पर मोर बेटर नहीं आना चाहिए, यहां पर सिर्फ साथियों बेटर आना चाहिए, क्योंकि मोर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिक्कत कहां पर है, अशुद्धि कहां पर, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाले में है, मोर बेटर की जगह पर बेटर आना चाहिए सिर्फ। तो ये आपके साथियों 50 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के। अब यहां पर साथियों आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों, रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने के साथियों पूरी संभावना है। देखिए यहां पर कहा गया है कि निमोनिया का संबंध जैसे बैक्टीरिया से है, इनके बीच में क्या संबंध है, क्योंकि निमोनिया जो रोग होता है ना साथियों, रोग ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया को और क्या कहा जाता है साथियों, जीवाणु भी कहते हैं। क्या बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं साथियों तो जीवाणु भी कहते हैं। अच्छा वायरस आपने सुना होगा, वायरस की अगर बात करें, वायरस को क्या कहा जाता है, वायरस को विषाणु कहा जाता है। क्या विषाणु कहा जाता है साथियों वायरस को। तो अगर बात करें इबोला रोग जो होता है, क्या वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो मैं कहूंगा नहीं साथियों, ये वायरस की वजह से होता है। क्या ये वायरस की वजह से होता है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि निमोनिया रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन इबोला रोग बैक्टीरिया की वजह से नहीं, वायरस की वजह से होता है। रेबीज की जब हम बात करते हैं साथियों, तो रेबीज वायरस के कारण होता है। क्या वायरस के कारण होता है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर कुष्ठ रोग की बात करते हैं ना, तो कुष्ठ रोग साथियों ये आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्या बैक्टीरिया की वजह से। और डेंगू की अगर बात करें साथियों, तो डेंगू आपका जो होता है ये वायरस की वजह से होता है, कवक की वजह से नहीं। तो मैं कहूंगा राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। क्या कथन आपको दिखना चाहिए साथियों, कथन की अगर बात करें, कथन आपको अच्छे तरीके से दिखना चाहिए। कथन आपके सामने है और साथियों आपके सामने तर्क हैं, आपको कथन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन कौन से तर्क यहां पर मजबूत हैं। चलिए भाई इस सवाल को देखिए, आप लोग बताइए सही जवाब क्या होगा। लिखा हुआ है यहां पर कि खाद्य तेलों, क्या खाद्य तेलों के अच्छे पहलुओं को तभी बरकरार रखा जा सकता है जब पारंपरिक कोल्ड प्रेस्ड विधियों द्वारा निकाला गया हो। ठीक है, तो कह रहे कि तर्क, अब तर्क को पढ़िए साथियों, तर्क को पढ़िए और बताइए सही जवाब। तो तर्क लिखा हुआ है साथियों, हाँ आधुनिक शोध कहते हैं कि पुरानी विधि से निकाला गया तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ये बात सही है, ये बात सही नहीं है। उसके बाद लिखा होगा कि नहीं, कोल्ड प्रेस्ड तेल बहुत महंगा है और आम जनता के लिए सस्ता नहीं है। अब इसमें से साथियों कौन सा सही होगा, ये आपसे यहाँ पर साथियों जो है ना वो पूछा जा रहा है।
अब अगर आप कथन को साथियों दोबारा देखेंगे तो कथन में लिखा हुआ है कि खाद्य तेलों के अच्छे पहलुओं को तभी बरकरार रखा जाता है जब पारंपरिक कोल्ड प्रेस्ड विधियों के द्वारा निकाला जाए। पारंपरिक का मतलब साथियों क्या है? पारंपरिक का मतलब है पुरानी विधियों से निकाला गया तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, कोल्ड प्रेस्ड बहुत तेल महंगा है ऐसा होगा साथियों क्या, और आम जनता के लिए सस्ता नहीं हो, ऐसे ये गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा केवल तर्क एक प्रबल है। तो उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भयंकर का संबंध साथियों जैसे हिंसक से है वैसे ही भ्रांति का संबंध किससे होगा? अहंकार से, युद्ध से, गिरना से या भ्रम से? तो मैं कह सकता हूं साथियों भयंकर का जैसे संबंध हिंसक से है वैसे ही भ्रांति का संबंध साथियों किससे होगा? भ्रम से होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपकी ड्यूटी राज्य में मेले में सौंपी गई है, यानी कि आपकी ड्यूटी जो लगी है ना वो कहां पर लगी है साथियों? वो किसी मेले में लगी है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कह रहे कि आप इनमें से किस स्थिति को सबसे पहले संभालेंगे? मुख्य तंबू पैवेलियन के बगल एक कचरे के डब्बे में आग लग गई है, आप सबसे पहले इसको साथियों देखेंगे। या अगर बात करें चरखी चूल्हा अभी भी लोगों के साथ बीच हवा में अटका हुआ है, उसको सबसे पहले निकालेंगे, तो ये इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे सबसे पहले, ये जरूरी काम है। एक आदमी नशे में धुत होकर बेहोश हो गया है और टिकट घर के पास लेटा हुआ, उसको सबसे पहले चेक करेंगे। नहीं साथियों, सबसे पहले देखिए तंबू के बगल में एक कचरे के डब्बे में आग लग गई है, तो भैया ये कभी भी ये आग तंबू में भी लग सकती है, और तंबू में अगर ये आग लग गई तो फिर हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। दो निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे किशोरों के आसपास भीड़ जमा रही, इसको भी नहीं सबसे पहले देखेंगे। आप किसको प्रायोरिटी देंगे? ऑप्शन नंबर ए वाले को प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, जैसे 45 से यहां पर 41 बना दिया गया, क्या जैसे 45 से यहां पर 41 बना दिया गया है तो आपको बताना है वैसे ही 27 से यहां पर क्या बनाया जा सकता है साथियों? देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर सही जवाब साथियों क्या होगा। चलिए देखिए, अगर यहां पर हम बात करें 45 से 41 बना, अगर हम 4 का स्क्वायर ले ले 16 और 5 का स्क्वायर ले ले 25, तो इन दोनों को जोड़ने पर साथियों कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। 41 ये लिखा हुआ है। वैसे ही 27 से कैसे यहां पर वाला नंबर लाओगे? देखिए 27 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49, यानी कि ये कितना हो जाएगा साथियों? 53 हो जाएगा। तो यहां पर 53 आना चाहिए, और 53 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आपको बताने के कौन सा भिन्न शब्द युग में है। भिन्न शब्द युग में साथियों कौन सा है ये आप लोग यहां पर बता दीजिए। देखिए तमिल का संबंध केरल से है, ठीक है ना, क्या कि तमिल का संबंध या डोगरी का संबंध जम्मू कश्मीर से है। देखिए डोगरी भाषा जो है ना ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, बिल्कुल सही। और अगर बोरी की बात करें साथियों, बोरी भाषा ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, बिल्कुल सही। और कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है, लेकिन तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाएगी, केरल में थोड़ी ना बोली जाएगी। तो आपका साथियों कौन सा भिन्न ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका भिन्न है, यानी कि अलग है, यानी कि विषम है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 78 है, 78 के बाद 93 है, उसके बाद आपको बताने कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 153 आना चाहिए, फिर 198, फिर साथियों 253। अब देखिए इसको अगर साथियों यहां पर हम लिख ले, 78 हो गया, 93 हो गया, और 153 हो गया यहां पर, और 198 हो गया, और साथियों 200 यहां पर 53 हो गया। देखिए 78 से ये 93 हुआ है, कितना बड़ा है? मैं कहूंगा 15 बड़ा है, ठीक है। 153 से 198 हुआ है, यहां पर साथियों कितना बड़ा है मुझे बताइए? ये 5 हो जाएगा, और ये आपका साथियों कितना हो जाएगा यहां पर? चलिए 4, यानी कि 45 बढ़ गया। इसकी अगर बात करें 13 में से साथियों 8 जाएगा तो यहां पर 5 आ जाएगा, 24 में से 19 जाएगा 6, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा साथियों? 55। एक बार यहां पर देख लेते हैं, 55 नहीं लग रहा है, ठीक है। 198 माइनस कर लेते हैं, तो जब 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, अब ये 24 हो जाएगा। 24, हाँ, तो यहां पर साथियों 5 आना चाहिए, तो मैं कहूंगा यहां पर आपका क्या आ जाएगा? 55 नंबर आ जाएगा, 55। तो मैं कह सकता हूं साथियों देखिए 55, 45, तो अब यहां पर 35 बढ़ना चाहिए और यहां पर 25 बढ़ना चाहिए, क्योंकि 15, 25, 35, 45, 55 का एक क्रम है। तो 93 में जब कितना जोड़ोगे? 25 जोड़ोगे, 93 में 25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 118 आ जाएगा। तो यहां पर क्या 118 होगा? मैं कहूंगा बिल्कुल 118 होगा। 118 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि एक निश्चित कूट भाषा में सॉल्ट को क्या लिखा जाता है साथियों? 16 लिखा जाता है। पिकल को कितना लिखा जाता है? 36 लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों प्रिजर्वेटिव को क्या लिखा जा सकता है? देखिए यहां पर अगर बात करें, देखिए सॉल्ट को 16 लिखा गया है, पिकल को 36 लिखा गया है। तो अगर यहां पर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, तो 6 को कितना लिख दिया गया? 36। कैसे? 6 का स्क्वायर किया गया है। 1 2 3 4 लेटर हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो साथियों 16 लिख दिया गया। तो अब इसको काउंट कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 आ गया। 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है साथियों? 144 हो जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 144 होगा। और जिनका भी आंसर 144 है, मैं कहूंगा आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए। एक नंबरों की श्रृंखला आपके सामने, और यहां पर कहा जा रहा है कि उपरोक्त क्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद, ठीक है ना, कितनी विषम संख्याओं के बाद एक विषम संख्या, कितनी मतलब विषम संख्याओं के बाद क्या होना चाहिए साथियों? कितनी विषम संख्याओं के बाद एक विषम संख्या? यहां पर कुछ छूटा हुआ है क्या? दो लगातार विषम संख्याएं आपको बताने। देखिए ये 5 है, ये भी विषम संख्या है, ये 1 है, ये भी विषम संख्या, यानी कि हमें एक जोड़ा मिल गया है जो कि विषम संख्याओं वाला है। उसके बाद अगर बात करें साथियों, यहाँ पर 7 है और उसके बाद 3 है, यानी कि विषम संख्या। उसके बाद फिर एक विषम संख्या, अब देखिए 3 है, उसके बाद 9, यानी कि 3 भी एक विषम संख्या और 9 भी एक विषम संख्या। तो ये 2 जोड़े हो गए कहीं ना कहीं साथियों। उसके बाद अगर बात करें 5 और 7, ये एक विषम जोड़ा हो गया, मतलब विषम संख्या के बाद विषम आ गया। और ये भी एक साथियों मिल गया, ठीक है ना, क्या मिल गया? 3 1 और फिर से 1 यहां पर हमें मिल गया। 1 और 5, 1 भी विषम संख्या और 5 भी एक विषम संख्या है, ठीक है ना। तो कितने हो गए साथियों? उसके बाद देखिए उसके बाद तो यहां पर नहीं मिला। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ऐसे जोड़े हैं जो कि एक विषम संख्या, तो उसके बाद भी विषम संख्या है। तो कुल मिला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए बताइए सही जवाब क्या होगा कि एक मानक घड़ी के लिए घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। देखिए एक सवाल ही आपसे जरूर पूछा जाता है, आपको एक समय दे दिया जाएगा कि 1:15 कुछ भी, पूरी घड़ी में से कुछ भी समय दे दे, और कहा जाए कि इन दोनों सुइयों के, घंटे के बीच की सुई, घंटे की और मिनट की सुइयों के बीच कोण कौन सा बनेगा। तो इसके लिए साथियों एक सूत्र होता है, वो सूत्र आप लोग क्या करेंगे साथियों, वो सूत्र आप लोग को मैं बता देता हूं, वो सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए 11/2 इंटू मिनट, क्या 11/2 इंटू मिनट डिफरेंस है, और 30 गुणा घंटे, क्या 30 गुणा घंटे। अब आपको पता है घंटे क्या है, 1 घंटा, मिनट क्या है तो 15 मिनट। तो साथियों मिनट की जगह 15 रख दीजिए, मिनट की जगह 15 रख दीजिए। डिफरेंस 30 गुणा घंटे, घंटे कितने? 1 घंटे। तो ये तो 30 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा साथियों? ये 5.5 आ जाएगा। और जब 5 पॉइंट यानी कि 15 की गुणा 5.5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 साथियों, 5 आ गया, 12 आ गया, 8 आ गया। यानी कि अगर बात करें साथियों, एक नंबर के बाद पॉइंट था, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो 82.5 में से आपको घटाना है 30, तो 82.5 में से हम कितना घटा देते हैं साथियों? यहां पर 30 घटा देते हैं। चलिए 5 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, यानी कि 52.5 आपका राइट आंसर आएगा। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 52.5 डिग्री का कोण बनेगा। ये क्या होगा साथियों? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए कि यहां पर आपका सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, 16 अप्रैल 2020 को गुरुवार को अमित का जन्मदिन था, यानी कि 16 अप्रैल 2020 को यहां पर क्या बताया गया है साथियों? 16 अप्रैल 2020 को यहां पर क्या बताया गया है? गुरुवार बताया गया है, ठीक है, गुरुवार बता दिया गया। उसके बाद कह रहे कि 2 जून 2020 को उसकी पत्नी का जन्मदिन किस दिन होगा। सिंपल सी बात आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब 16 अप्रैल 2020 को गुरुवार है, तो जो 2 जून 2020 को कौन सा दिन होगा, यही तो पूछा जा रहा है। बिल्कुल। तो अब देखिए आप पता, आप इनके बीच में दिनों की संख्या कितनी होगी ये सबसे पहले काउंट कर लीजिए। अप्रैल की अगर बात करते हैं तो अप्रैल साथियों कितने दिनों का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 दिन का होता है। तो मैं कहूंगा साथियों 30 दिन का होता है। तो अब कितने दिन बचे हैं? अरे भाई 17 से लेकर 30 अप्रैल में कितने दिन बचे हैं? 14 दिन बचे हैं, ठीक है। अप्रैल, मई कितने की होती है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 की होती है। तो साथियों 31 दिन आ जाएंगे। जून के लिए 2 दिन, तो साथियों 2 दिन आ जाएगा। कितने टोटल दिन हो जाएंगे ये आपके साथियों?
4 और एक 5, 5 और आपका 7, यहाँ पर 7 आ गया और ये कितना हो जाएगा साथियों 3 1 4 यानी कि 47 हो गया। ठीक है ना, 47 हो गया। अब अगर साथियों बात करें, अब इसको 7 से भाग, हमेशा आप 7 से ही भाग करोगे क्योंकि विषम दिन आपको निकालना है। 7 7 49 तो हो जाएगा, या अगर बात करें साथियों 7 6 42, 42 हुआ तो शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा साथियों 5 शेषफल बचा। वो 5 आपको इसमें जोड़ना है गुरुवार में। तो साथियों गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। 5वें नंबर पे मंगलवार आया है, तो मैं कहूंगा साथियों कि 2 जून 2022 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। तो इस टाइप से साथियों ये सवाल करे जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित प्रकार से समान है, लेकिन एक संख्या जो है वो अलग है, और वही अलग संख्या के बारे में आपको बताना है कि आखिर कौन सी संख्या अलग है, ये मुझे बता दीजिए। देखिए 8 96 6, 3 24 4, 9 6 27 और 9 90 5। तो आपको बताने साथियों कैसे यहां पर क्या होगा। देखिए अगर यहां पर बात करें 3 की गुणा 4 से कराते हैं तो साथियों 12 आता है, ये 24 लिखा हुआ है, समझ गए, डबल कराया गया है। 9 पंजे 45, अगर बात करते हैं साथियों यहां पर 9 पंजे 45, 45 यहां पर कितना लिखा हुआ 90, समझ गए, 2 से गुणा करा दी बस साथियों 90 आ जाएगा। यहां पर 24 बनाने के लिए 2 से गुणा करा दी 24 आ जाएगा। इसकी बात करें साथियों कितना हो जाएगा 6 36 6 42 6 48, तो 48 दूना कितना होता है साथियों 96 होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल। लेकिन यहां पर ये लॉजिक नहीं लगेगा क्योंकि 6 निम कितने होते हैं साथियों, 6 निम आपका 54 होते हैं, 54 दूना 27 थोड़ी ना होते हैं। तो मैं कहूंगा विषम वाला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए इस सवाल को और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कहा गया है कि पिता की आयु उसकी पुत्री रिया से 3 गुना अधिक है, यानी कि 2 लोग यहां पर हैं, एक तो पिताजी हैं और उनकी पुत्री है। पुत्री का नाम क्या है साथियों, रिया है। ठीक है ना, तो कहने के 3 गुना है, तो अगर पिता की उम्र 3x है तो रिया की उम्र क्या होगी, 1x होगी। और कहने के 8 वर्ष के बाद वह रिया की आयु से 2.5 गुना रह जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही ना साथियों, अगर आपने ये बात समझ ली तो बहुत अच्छे तरीके से सवाल आपकी समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए यहां पर एक मिस्टेक है, 3 गुना, यहां पर साथियों 4 गुना है। क्या है साथियों, यहां पर 4 गुना है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम साथियों 4 गुना यहां पर कर लेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पिता की आयु अगर 40 है तो रिया की आयु 10 है, पिता की आयु अगर 4 है तो रिया की आयु 1 है। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, अनुपात के बारे में मैं आपको बता रहा हूं ना। तो यहां पर अगर बात करते, कहा गया है साथियों 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4x + 8 हो जाएगी, यही तो पिता की आयु हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो कह रहे कि 4 वर्ष के बाद वह रिया की आयु के 2.5 गुना रह जाएंगे जो पिताजी है। ठीक है ना, तो यहां पर अगर बात करें रिया की आयु कितनी, रिया की आयु x है, तो इसमें भी 8 जुड़ेगा, 8 वर्ष का आ गया ना, दोनों में साथियों 8 जुड़ेगा। अब 2.5 गुना रह जाएगी, तो इसका 2.5 गुना आप कैसे निकालोगे, 2.5 लिखा जाता है 2 सही 1/2। इसको और सॉल्व करोगे, 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5/2 आ जाएगा, तो 2.5 ऐसे लिखोगे 5/2। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए अब यहां पर अगर बात करें इस 2 की गुणा इससे हो जाएगी, 4x है और 8x है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8x हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, और 5 की गुणा x से हो जाएगी, तो 5x + 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब 8x में से 5x जाएगा तो साथियों 3x बचेगा और बराबर 40 हो जाएगा। 40 माइनस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस का है ना, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर आपका ये कितना हो जाएगा साथियों, 30 हो गया, और ये 24 आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 24/3 आ जाएगा। 3 × 3 3 7 21 3 8 24, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 7, x बराबर आपका 8 आ गया। अब कहा जा रहा था कि 16 वर्ष के बाद रिया के पिता की आयु और रिया की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर अभी की बात करें, अभी हमें जो मिला है ना, वो हमें क्या मिला है साथियों, हमें x का मान मिला है। तो हम ये बता सकते हैं कि अभी की आयु क्या है। अभी की आयु रिया की अगर x है यानी कि 8 है, तो इसकी कितनी होगी, 4 गुणा 8 हो जाएगी, 4 × 8 = 32 हो जाएगी। ये तो वर्तमान समय की उम्र है, लेकिन कहने के 16 वर्ष के बाद, तो 16 इसमें जोड़ दो और 16 इसमें जोड़ दो, 16 इसमें जोड़ोगे साथियों तो 24 हो जाएगा, और इसमें 16 जोड़ोगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 12 × 12 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48 हो जाएगा, 12 ठीक है, 12 दूना 24 हो जाएगा।
दो से कटकर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि दोनों में जो साथियों रहेगा वो 2:1 का रेशियो रहेगा। और 2:1 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में। साथियों आपकी समझ में आया ना? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो इसको एक बार दोबारा से आप लोग रिपीट करके देख लेंगे। मेरा मानना है कि आपकी समझ में बहुत आराम से आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि 542 से 33 बना है। क्या 542 से 33 बना है? तो साथियों 274 से यहां पर क्या बन सकता है? देखिए 542 से यहां पर 33 कैसे बना, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम इन सबको आपस में जोड़ देते, देखिए 5 को, 4 को, 2 को, तो कितना बनेगा साथियों? 9, 11, 11 बन जाएगा, 11 बन जाएगा। 11 से 33 बनाया गया है तो मेरा मानना है 3 से गुणा कराई गई होगी। अब इसको भी साथियों देख लेते, 2, 7, 4, इससे क्या बनेगा? तो 2 + 7 + 4, इसको जोड़िए 11 और 2 साथियों कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब इसमें सब जब 3 से गुणा की गई है तो इसमें भी 3 से गुणा की जाएगी। 13 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या 39 आएगा? अगर ऑप्शन में 39 है तो आपका बिल्कुल सही लॉजिक लगा है, और बिल्कुल साथियों ऑप्शन में भी 39 है। तो मैं कहूंगा कि आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और मुझे बताइए राइट आंसर। उल्टा बोल गया था, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अलग कौन सा है, सबसे विषम कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते लेखक कलम का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल। बावर्ची चाकू का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल। चिकित्सक रोगी का इस्तेमाल थोड़ी ना करेगा, दर्जी सुई का इस्तेमाल करेगा, बिल्कुल। यानी निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या लिखा हुआ है साथियों? यहाँ पर कुछ लेटर्स की श्रृंखला है। उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनसे प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर हो और ठीक बाद में एक स्वर हो। यानी कि क्या होना चाहिए? पहले स्वर होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए, और उसके बाद एक स्वर होना चाहिए। ये ऐसी जोड़ियां कितनी है साथियों, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो ऐसी जोड़ियों की अगर बात करें, देखिए पहले स्वर, व्यंजन, फिर स्वर। देखिए ये व्यंजन आ गया, ठीक है ना। स्वर क्या होते हैं साथियों? स्वर होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू, ये बाकी ये स्वर हैं, बाकी सारे व्यंजन होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, कहां आपको दिख रहा होगा? मुझे यहां तो नहीं जोड़ी दिखी, यहां नहीं दिखी, मुझे साथियों जोड़ी दिखी आपकी, ये देखिए ई से। पहले क्या है? स्वर है, फिर जेड व्यंजन होता है, आई आपका स्वर हो जाएगा, तो एक जोड़ी आपको मिल गई। उसके बाद अगर यहां पर बात करते हैं साथियों, देखिए एक ये आपका क्या हो जाएगा? एक तरीके से यहां पर ओ स्वर है, पी व्यंजन है, ओ स्वर है, ये आपको क्या मिल गई? दूसरी जोड़ी मिल गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर यहां पर बात करें, यहां पर भी नहीं, यहां पर देखिए आई ये स्वर हो गया, एच व्यंजन हो गया, और ये फिर से ओ स्वर हो गया। तो मैं कहूंगा यहां पर कुछ नहीं, 3 जोड़ियां ऐसी हैं जिनमें स्वर, व्यंजन, स्वर का क्रम यहां पर दिख रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अब आपके सामने यहां पर मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों? मैथ के सवाल आपके सामने यहां पर शुरू हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों, वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, और एक तरीके से यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए कह रहे हैं कि x को ज्ञात कीजिए यदि 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25%। देखिए 400 का 30% कहा गया है, तो 400 का 30% यानी कि 30/100 प्लस 70 का x% यानी कि 70 गुणा x बटे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, बराबर 536 का 25% की बात की गई, मैं कहूंगा 25/100 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आएगी। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 4 की 30 से कराओगे 120 आ जाएगा, यानी कि 120 प्लस ये क्या आ जाएगा साथियों? 7x आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल। अब यहां पर 536 गुणा 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी कि 1/4 यहां पर आ जाएगा। इसको अगर कट करें, 4 कम 4, 4 तियां 12, 4 चौक 16, ये आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखिए 120 प्लस अगर इसको 0 को हटाए तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा, तो 0.7x बराबर क्या आ जाएगा? 134 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको साथियों मैं हटा देता हूं, इसको मैं क्या करता हूं साथियों? इसको हटा देता हूं। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप साथियों यहां पर क्या आता है? अब देखिए ये 120 जो है ना, ये इधर आ जाएगा माइनस का, यानी कि 0.7x बराबर 134 माइनस 120। अब कितना बचेगा साथियों? 14 बचेगा, यानी कि 0.7x बराबर कितना बचेगा? 14 बचेगा। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 बढ़ा लेंगे, ये 10 साथियों इधर आ जाएगा, 140 हो जाएगा, ये 7 इधर आ जाएगा, x बराबर 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी कि x का मान कितना आ गया?
गया साथियों 20 आ गया। और यही तो आपसे पूछा गया था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा साथियों 20 होगा, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि एक व्यापारी अपनी पुस्तक का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि उसका क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपए है और वो कितना अंकित करता है 20% बढ़ा के अंकित करता है, यानी कि 120 करता होगा। यदि वह 10% की छूट देता है क्या इस पर, यानी कि अगर 120% की 10% की छूट दोगे तो कितना होगा, 120 का 10% अगर हम निकालें तो कितना होगा साथियों 20 से 20 यानी कि 12 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 120 में 12 की छूट दे दूं तो कितना बचेगा 108 बचेगा। 120 रुपए की कोई चीज है 12% की छूट दूं तो वो वस्तु 108 रुपए की मैं दूंगा। खरीदी थी हमने 100 रुपए की, बेच रहे हैं हम 108 रुपए की, कहने के लाभ होगा हानि होगी, लाभ होगा। और लाभ होगा तो कितने प्रतिशत होगा साथियों, साफ साफ 8% यहां पर लाभ हो रहा है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर ऐसे करके सवाल आए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप देखिए सबसे पहले औसत निकालने के लिए हमें योग निकालना होगा। तो कैसे योग निकालेंगे, n प्लस 1/2। ये n क्या है, n बराबर साथियों 60 है, ठीक है ना, 60 है, यानी कि संख्या कितनी गई है तो यहां पर 60 गुणा क्या आ जाएगा, 60 प्लस 1 बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसकी अगर बात करिए साथियों 30 हो जाएगी, यानी कि 30 गुणा क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। इसको अगर आपस में गुणा करें साथियों कितना आ गया, 3 एकम 3 और 3 छह कितना आ गया 18 आ गया। अब ये तो योग निकला है, क्या ये तो साथियों योग निकला है 1830। अब औसत निकालना है, आपको भी पता है औसत बराबर क्या होता है साथियों, औसत बराबर होता है योग जो कि 1830 है और नीचे क्या आ जाएगा संख्याएं आ जाएंगी टोटल। तो कितनी संख्याएं हैं, 60 संख्याएं हैं तो 60 आ गए, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 3 चंग 18, 3 एकम 3 हो जाएगा। इसको अगर भाग दोगे साथियों 31.5 आ जाएगा। तो 31.5 कहां पर लिखा हुआ है, सॉरी 30.5 आएगा, ठीक है ना, 30.5 आएगा साथियों। 30.5 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या है, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यदि 28,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में किसी दर पर साधारण ब्याज, ठीक है ना, उसके बाद लिखा हुआ 27,000 रुपए की राशि 27,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में उसी दर पर साधारण ब्याज से 225 रुपए अधिक हो जाती है। देखिए कहा गया है कि 28,000 रुपए अगर हैं, अगर 3 वर्षों के लिए दिए जाते हैं साधारण दर पर, ठीक है ना, तो एक तरीके से साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है, जितना साधारण ब्याज होता है वो, और फिर दूसरी रकम की बात की गई 27,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में उसी दर पर साधारण ब्याज से 225 रुपए अधिक है, ठीक है ना। ये आपसे यहां पर कहा गया। अभी आपको नीचे वाली लाइन नहीं पढ़ने वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, आपको भी पता है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, PRT/100। तो यहां पर साथियों साधारण ब्याज की अगर बात करते, P कितना है, मूलधन कितना है 28,000 है, 3 वर्ष के लिए दिया गया। अभी हमें दर नहीं पता है तो दर को साथियों हम R मान लेते, बटे कितना हो जाएगा, बटे आपका 100 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करने पर आए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आपका हो जाएगा। 28 के अगर आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 3 दूना 6 7 8 यानी कि 84 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें साथियों देखिए 840 R ये क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं आपका साधारण ब्याज हो गया। अब इसका साधारण ब्याज याद कर लो साथियों, देखिए 27,000 गुणा 3 वर्षों के लिए दिया गया। दर क्या है, दर उसी दर से यानी कि R हो जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इन 3 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 27 की गुणा 3 से करोगे तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 3 2 6 7 8 यानी कि 810 हो गया। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा साथियों 810 R हो जाएगा। अब देखिए कहा गया था कि इसका साधारण ब्याज इसके साधारण ब्याज से कितना अधिक है, 225 रुपए अधिक है। यानी कि अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 225 रुपए आ जाएगा। अब अगर 840 R में से 810 R घटाएंगे तो साफ साफ कितना बच रहा है, 30 R बच रहा है। 30 R कितना है साथियों, 225 है। अगर मैं कहूं R क्या है, दर है R, ये ध्यान रखिएगा, 225 बटे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई। अब इसको अगर कैलकुलेट करें, देखिए 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा,
ठीक है, 5 पंजे आपके कितने हो जाएंगे, 5 पंजे आपके 25 हो जाएंगे। इसको अगर और कट करें साथियों, देखिए 6 एकम 6, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 आपका हो गया। 3 बचेगा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा, 6 चंग 36 से 6 पंजे 30 ही हो जाएगा। यानी कि दर कितनी निकली है साथियों, 7.5% दर निकली है। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि दर कितनी है, दर आपकी 7.5% है, बाकी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब आपसे साथियों सवाल क्या किया गया था, सवाल आपसे ये किया गया था कि अगर 35,000 रुपए हैं, इनको 3 वर्ष पर दिया जाता है तो साधारण ब्याज कितना होगा, और आर दर कितने निकले लगेगी, 7.5% की दर से निकलेगी। तो कुछ नहीं साथियों, साधारण ब्याज याद कर लीजिए, 35,000 रुपए, 3 वर्ष समय है, दर कितना है अभी मैंने निकाली 7.5% है, बटे यहां पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस पॉइंट लगाए, पॉइंट हटाएंगे साथियों नीचे और 0 बढ़ा लेंगे, इन 3 0 से आपका ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको साथियों क्या करना है, अब आपको 35 गुणा 3 गुणा 75 करना है, बाकी बस कुछ नहीं करना है। तो अब अगर बात करें, देखिए साथियों अगर बात करें यहां पर 75 की गुणा 3 से करें तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 7 21 और आपका ये 22 हो जाएगा। यानी कि 35 गुणा 225 आपको कराना है। तो इसको क्या करेंगे साथियों, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम साथियों एक तरीके से हटा देंगे यहां पर, क्योंकि हमें थोड़ी सी एक तरीके से यहां पर गुणा करानी पड़ रही है। देखिए 225 की गुणा 35 से करा लीजिए, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। कैसे होगी गुणा, 5 पंजे 35 हो गया, 5 दूना 10 और 12 हो गया, 5 दूना 10 और आपका 11 हो गया, 3 पंजे 15, 3 दूना 6 7 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया। यानी कि 7875 क्या कहीं पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है 7875। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। ए और बी एक कार को क्रमशः 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि अगर ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार को शुरू किया, ए कुछ दिनों के बाद कार छोड़ देता है और बी शेष कार को 5 दिनों में समाप्त कर देता है। ए ने कितने दिनों में कार छोड़ा, ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, यानी कि ए ने कितने दिनों तक काम किया। देखिए यहां पर एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि 30 से भी कट सके, 40 से भी कट सके, तो 120 हो जाएगा। 30 चौक 120 और 40 तिया 120 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें साथियों, देखिए ए करता है डेली 4 काम और बी करता है डेली 3 काम। अगर हम बात करें डेली ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 7 काम करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने एक साथ कार किया, शुरू किया और एक कुछ दिनों के बाद कार को छोड़कर चला गया। अब देखिए टोटल काम कितना है, 120 टोटल काम है। हम इसको ऑप्शन की मदद से करेंगे। मान लीजिए साथियों पूछा क्या जा रहा है, ए ने कितनों दिन के बाद काम छोड़ा, मान लीजिए 15 दिन के बाद काम छोड़ा, हम मान लेते ये आंसर है। यानी कि ए ने 15 दिन तक काम किया होगा। डेली अगर 7 काम हो रहा है दोनों लोग मिलकर, तो 15 दिन में कितना साथियों काम हो जाएगा, 15 सत्ते कितना हो जाएंगे साथियों, 15 सत्ते आपके 105 हो जाएंगे। यानी कि 105 काम हो गया, टोटल 120 काम है। चलिए ए कुछ दिनों के बाद कार छोड़ देता है, चलिए ए कुछ दिनों के बाद जो है ना वो कार छोड़ देता है, 15 दिनों के बाद कार छोड़ देता है और बी शेष कार को 5 दिनों में समाप्त कर देता है। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और अब काम कितना बचा है, 120 टोटल काम है, काम 105 हो चुका है, 15 काम बचा है, तो टोटल ये काम कितने 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ए ने कितने दिनों के बाद कार छोड़ा साथियों, 15 दिनों के बाद कार छोड़ा। यानी कि देखिए टोटल काम था 120, 105 काम हुआ, 100 और 15 काम इसने किया, तो मैं कहूंगा पूरा 120 काम तो हो रहा है। तो मैं कहूंगा पहला वाला चेक किया, पहला वाला आपका आंसर हो गया। अब इस वाले को अगर यहां पर रखोगे ना तो मामला ही नहीं बनेगा, हिसाब किताब ही नहीं बनेगा। खैर अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर कि वैशाली कार द्वारा एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से उसी रास्ते से अपने मूल स्थान पर वापस जाती। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे 24 मिनट था तो उसके द्वारा तय की गई साथियों कुल दूरी आपसे यहां पर पूछी जा रही। तो क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि 2 घंटा 24 मिनट को, तो 2 घंटा ये हो गया, 24 मिनट की अगर बात करें तो 24 को मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से हम भाग देंगे। तो इसको हम साथियों 12 दूना कर सकते हैं और 12 पंजे 60 हो जाएगा। यानी कि 2 सही 2/5 आ गया, 5 दूना 10, 10 2 12, 12/5 घंटे यहाँ पर, 5 दूना 10 और 2 12/5। यानी कि इसको हम लिखेंगे 12/5 घंटे, इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए उसने एक दूरी जाती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और आती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो हम मान लेते हैं साथियों दूरी मान लीजिए 100x है। दूरी कितनी है साथियों, दूरी मान लीजिए आपकी
जो एक ओर की दूरी है ना वो मान लीजिए 100x है। तो अगर साथियों इस दूरी को यानी कि 100x को ये कितने स्पीड से चलती है, 50 किलोमीटर स्पीड से चलती है, 50 किलोमीटर स्पीड से चलती है। अब देखिए दूरी बटे क्या हो गया साथियों, दूरी बटे चाल क्या होती है, एक तरीके से समय होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से समय है, इसको प्लस कर लीजिए किसमें, और कहने की जो दूसरी वापस आती है ना तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती है। दूरी वापसी में भी कितनी होगी, 100x होगी, ठीक है, और 10 हो जाएगा। तो अब यहां पर साथियों अगर बात करें, ये समय है, ये समय, इस समय से वो जाती है, अरे भाई समय ही तो बनेगा, दूरी बटे चाल समय, और ये भी समय इस समय से वापस आती है। तो टोटल समय इनको जो लगता है वो यहां पर दे रखा है, और यहां पर हमने निकाल लिया है 12/5 घंटे का साथियों समय लगता है, 12/5 घंटे का साथियों समय लग रहा है। इतनी बात आपको ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान रखिए। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, इसको हम क्या कर देते, इसको हम यहां से हटा देते। चलिए अब अगर बात करें साथियों, देखिए यहां पर अब आपको क्या करना है, इससे 50 से कम 50 हो जाएगा, 50 दूना यानी कि यहां पर 2x आ जाएगा, प्लस इसकी अगर बात करें ये आपका कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा, बराबर कितना है, 12/5 है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 5 दूना कितना हो जाएगा, 10x, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, 50x, बराबर ही कितना हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा साथियों आपके लिए यहाँ पर साथियों, 12 हो जाएगा। चलिए उसके बाद 10x और 50x कितना हो जाएगा साथियों, आपका 60x हो जाएगा। 60x बराबर 12 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा साथियों, अगर बात करें x बराबर 12 बटे यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब अगर इसको साथियों यहां पर हम लोग कट करें, x बराबर, देखिए ये छोटा नंबर बड़ा होना चाहिए था, तो हम क्या लगा लेंगे साथियों, यहां पर अगर बात करें पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या निकला साथियों, 0.2 निकला। अब यहां पर अगर बात करें दूरी हमें ज्ञात करना है, x दूरी है 100x और x का मान ज्ञात हो गया है, तो दूरी हम कैसे निकालेंगे साथियों, 100 गुणा 0.2। अब क्या करेंगे साथियों, देखिए 2 की 100 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है ना, 200 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट लगा एक नंबर के बाद तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि दूरी आपकी जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी साथियों, 20 निकलेगी। मैं कह सकता हूं 20 किलोमीटर निकलेगी। लेकिन अगर बात करें साथियों, यहां पर अगर बात करें, आपसे पूछी गई थी तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हुई, 100x से तो वो जाता था, 100x दूरी तय करता था, वापस भी 100x आएगा, तो 20 किलोमीटर जाने की हुई, 20 किलोमीटर वापस आने की, यानी कि 40 किलोमीटर की दूरी साथियों, ये आपका राइट आंसर होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एक कमरे में टेबल और कुर्सियों का अनुपात 7:9 है। यदि कमरे में 560 टेबल और कुर्सियां हैं तो कुर्सियों की संख्या क्या होगी। हम कह सकते हैं साथियों 7x + 9x कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। तो ये 16x की वैल्यू है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 560 बटे 16 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अगर साथियों कट करें, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 इतना आ गया। 4 से अगर कट करें, 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका क्या आ गया साथियों, 35 आ गया। तो क्या कह रहे हैं, तो कुर्सियों की संख्या क्या है, कुर्सियों की क्या, कुर्सियों का ये अनुपात है, यानी कि 9x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो 9 गुणा 35 कर दो, 9 गुणा 35 करोगे कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, 9 तियां 27, 27 और आपका 31, यानी कि 315 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि 32,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपए। देखिए कभी भी अगर आपको यह दिया जाए कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज या 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कुछ अंतर संख्या दे रखी है, तो वो सवाल बहुत आसान होता है। इसके लिए एक सूत्र होता है, समझ आता है साथियों, अंतर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, PR² बटे 100 का स्क्वायर। बस अंतर यहाँ पर 80 दे रखा है, बराबर P क्या, यानी कि मूलधन यहाँ पर साथियों 32,000 रुपए दे रखा है। ठीक है ना, R की अगर बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में वार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित होता है, तो ब्याज की दर यानी कि R आपको ज्ञात करना है, R² हो जाएगा बटे 100 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 100 गुणा 100 हो जाएगा। अब ये 100 गुणा 100 इसका गुणा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक तरीके से साथियों आपका ये बन जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 32,000 गुणा R² हो जाएगा। ठीक है ना, अब 80,000 साथियों यहाँ पर 80,000 नहीं 8 लाख आ गया है, क्या आ गया साथियों 8 लाख, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 32,000 आ जाएगा। 32,000 बराबर क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। इन 3 जीरो से आपके ये साथियों 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 8 एकम 8 और 8 चौक कितने हो जाएंगे साथियों, 8 चौक आपके 32 हो जाएंगे।
ठीक है ना। अब इसको अगर कट करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैं कहूंगा 5 प्रतिवर्ष आपकी दर हो जाएगी और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी आपको साथियों ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।